हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में आपके सामने मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करने जा रहा हूं। जब भी हम कोई एग्जाम दे करके आते हैं, उसके बाद हमारे अंदर ये जानने की उत्सुकता रहती है कि इसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर एग्जाम का होता है यानी कि सेकंड स्टेप जो भी होता है, उसके लिए हमारी डेट्स क्या होने वाली है। तो इसी संबंध में हमें पता है कि हमने अभी कुछ ही दिन पहले 14 नवंबर को सीडीएस का एग्जाम दिया है, सीडीएस 2 2021। तो उसके बाद हम उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन पहले एक वीडियो में बता चुका हूं, मैं उसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूं। तो आज मैं इस आपसे बात करूंगा कि हमारे रिजल्ट की डेट क्या रहने वाली है, कब तक ये रिजल्ट आने की उम्मीदें हैं, और उसके बाद एसएसबी के लिए क्या डेट्स हमारी हो सकती है। जैसा कि हमें पता है सीडीएस के एग्जाम में अगला स्टेप होता है रिटर्न के बाद, वो होता है एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टेस्ट होता है। तो उसकी डेट्स क्या रहने वाली है, कब तक वो आपको डेट्स देखने को मिल जाएंगी, आपके कॉल लेटर उसके लिए कब आएंगे, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आपके सामने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा, जो मुझे लगता है कि आपके लिए आने वाले टाइम में काफी महत्वपूर्ण और काफी हेल्पफुल साबित होगी। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग सीडीएस तो देके आ चुके हैं, लेकिन अगला जो एग्जाम है, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एफकेट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो फरवरी में हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, और हम अपनी तरफ से आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगा आपके सामने। क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है और हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस चैनल ऑफ यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे आपको इस तरीके से आई डोंट थिंक कि कोई आपको इतनी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी तैयारी कराएगा, तो मुझे लगता है। ठीक है, तो आपको हमसे जरूर जुड़ना चाहिए मुझे लगता है, और आपको इन वीडियोस को लगातार फॉलो करते रहना चाहिए। बाकी आपकी समझदारी है और ये सब कुछ आप पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम ज्यादा देर नहीं करते हैं, सीधे वीडियो में बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या इसमें देखेंगे आज। जैसा कि आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा, स्लाइड में दिख रहा है कि हम लोग सबसे पहले इसमें बात करेंगे सीडीएस 2 2021 जो एग्जाम दे के आए उसकी रिजल्ट डेट क्या रहने वाली है आपकी। सीडीएस 2 2021 रिजल्ट के बाद आपकी एसएसबी होती है, एसएसबी के लिए क्या डेट्स आपकी होंगी वो भी हम देख लेंगे, कब तक आपके कॉल लेटर आने शुरू हो जाएंगे, कब से। ठीक है, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसके बारे में एक्चुअली मैं बात कर चुका हूँ, एक वीडियो बना चुका हूँ इस पे, चाहे तो आप वहां जाके देख सकते हैं, वरना यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा इसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे एफकेट के बारे में। आपको पता है फरवरी में एफकेट आपका इंतजार कर रहे हैं, तो हम उसके लिए कैसे तैयारी करेंगे, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बात करेंगे वो एफकेट होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि हम क्या शेड्यूल बनाएंगे, हमारा क्या शेड्यूल रहेगा एफकेट के लिए, हम किस तरीके से आपको वीडियोज या क्लासेस प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पर। और सारी की सारी क्लासेस, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए है कि सारी क्लासेस इस चैनल पे यूट्यूब पे फ्री रहेंगी, और क्वालिटी और कंटेंट को आपके सामने बरकरार और मेंटेन रखा जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इसमें बात करेंगे। एफकेट 2022 फर्स्ट की जो डेट्स हैं वो क्या रहने वाली हैं, आपको ध्यान रखना है। सारी क्लासेस यूट्यूब पे हम फ्री रखेंगे। हम सीधे आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सीडीएस का जो आप एग्जाम दे के आए हैं, इसके रिजल्ट के आने की क्या उम्मीदें हैं, कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है। अगर हम पीछे जाएं, थोड़ा सा पिछले 1-2 सालों की बात करें, 2019 से लेके चलते हैं। अगर मैं 2019 की बात करूं, जो फर्स्ट वाला एग्जाम हुआ था इसका, आप देखेंगे इसका रिटन टेस्ट आपका होता है 3 फरवरी 2019 को हुआ था। इसका जो रिजल्ट आया था आपका, रिटन टेस्ट के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपका आया था 9 अप्रैल 2019 को, लगभग 2 महीने के बाद आया था, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड वाला एग्जाम हुआ था उसका हुआ था 8 सितंबर, 8/9/2019 को हुआ था, और जिसका आपको देखने को मिला था रिजल्ट 1 नवंबर 2019 को आया था। ये भी लगभग 2 महीने के बाद आपको देखने को मिला था। उसके बाद सीडीएस 2020 जो फर्स्ट वाला हुआ था कोविड के टाइम पे, ये क्या कब हुआ था, 2 फरवरी को हुआ था। इस टाइम पे कोविड उतना प्रकोप में नहीं था, लेकिन आ चुका था, 2 फरवरी को हुआ था, और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिला था 23 मार्च को। यानी कि आप यहाँ देखेंगे कि लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर यहाँ पे रिजल्ट दे दिया गया था, तो पहले यहाँ पे 2 महीने का टाइम लिया जा रहा था। तो यहाँ से सीडीएस ने, यूपीएससी ने सीडीएस के रिजल्ट को थोड़ा जल्दी देना शुरू कर दिया था, यानी कि 1 से 1.5 महीने में दे देते थे, लगभग 1.5 महीने में देते थे, देना शुरू कर दिया था। सीडीएस 2 2020 की बात करें तो ये 8/11/2020 को हुआ था। अगेन आप देखेंगे 16/12/2020, लगभग 1.5 महीने बाद दे दिया गया था रिजल्ट। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था सीडीएस 2021 जो फर्स्ट वाला हुआ था, ये 7 फरवरी 2021 में हुआ था, और 23 मार्च 2021 को इसका रिजल्ट आपको देखने को मिला था। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि लगभग 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, 1.5 मंथ का टाइम में लगाते हैं।
अगर हम इसी कड़ी में आगे बात करें CDS 2 2021, अगर हम यही देखें CDS 2 2021, तो ये भी आपका 14 नवंबर को हुआ था, है ना, 14 नवंबर को। तो यहाँ से 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, इस बात की 80 से 90% चांसेस है। अगर 1.5 महीना मैं यहाँ से लगाऊं तो दिसंबर हो जाएगा, तो दिसंबर में आप ही लगा सकते हैं कि 27-28 के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 27-28 दिसंबर की वो डेट रहेगी जब आपका CDS 2 2021 का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस डेट को आप नोट कर सकते हैं। अगर मोटा मोटा बताऊं तो दिसंबर के लास्ट वीक की बात करूंगा। अगर डेट में ज्यादा करीब जाएंगे तो 27 के आसपास, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो इस डेट पे आपको आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इस बात की 80 से 90% श्योरिटी है, तो आप इस डेट को नोट करके रख लो, इसी के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपका रिजल्ट जब आ जाएगा तो उसके बाद अगला प्रोसीजर होता है SSB का। जो भी लोग इस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे वो क्वालिफिकेशन के बाद जाते हैं SSB के लिए, यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए, जो कि एक 5 दिन का प्रोसीजर होता है। कहीं कहीं पे कभी कुछ सर्कमस्टांसेस में 6 दिन का हो जाता है, वरना 5 डेज का एक टेस्ट का प्रोसीजर होता है। इसके बारे में भी आपको डिटेल में हम जानकारी देंगे, किसी अगले वीडियो में बताएंगे कि SSB में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीजें हम फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीजें। क्योंकि देखिए एक ट्रूथ है, अल्टीमेटली आप कितना भी कहीं से भी सीख लीजिए SSB के बारे में, कुछ भी आप बुक से पढ़ लीजिए, कितनी वीडियोस देख लीजिए, जब तक आप अपनी पर्सनालिटी में सुधार नहीं लेके आएंगे, अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, SSB विल नॉट रिकमेंड यू एट ऑल। ठीक है, SSB कभी आपको रिकमेंड नहीं करेगा जब तक आप खुद को रिकमेंड नहीं कर सकते। आप अपने आप को झांकिए, अपने अंदर झांकिए, अपने आप को देखिए, जब तक आप अपने आप को पास नहीं करोगे SSB आपको पास नहीं करेगा। तो आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, कितना ही मोटिवेशन पा लीजिए, आपको खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाना ही लाना पड़ेगा, है ना। उन चीजों के बारे में आपसे बाद में बात करेंगे, अगले किसी वीडियो में बात करते रहेंगे। SSB में क्या होता है, कैसे कैसे वो देखा जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं कट ऑफ। जैसे कि मैंने बताया कट ऑफ के उसमें आपके लिए एक वीडियो मैं बना चुका हूं पहले, आप वहां पे जाके देख सकते हैं ये कट ऑफ किन किन चीजों में बेस्ड रहती है, क्या क्या चीजें होती हैं जिन पे कट ऑफ डिपेंड करती है। यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं जो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है अपने, कि IMA के लिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो इसके आसपास रहेगी। इस बार के पेपर को देखते हैं, यानी कि 135 से 140 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी IMA की। पिछले बार की ही तरह रहेगी, बहुत ज्यादा वेरिएशन इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार का पेपर बहुत ज्यादा बैलेंस्ड था। 339 पोस्ट के लिए ये एग्जाम कराया गया था। ठीक है, उसके बेस पे ये कट ऑफ रहने वाली है। INA नेवल एकेडमी की बात करें तो 132 से 135 आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर मैं वहीं एयरफोर्स एकेडमी की बात करूं तो 145 से 150, जैसा कि आपको पता है सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी की रहती है, तो यही इससे कट ऑफ रहेगी। OTA मैन या वुमेन किसी की भी बात कर ले, आपको पता है कि वुमेन एंट्री केवल OTA के थ्रू होती है, तो 95 से 100 के बीच इसकी कट ऑफ रहेगी वैसे। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजों को देखते 102 ले रहा हूँ, वरना मुझे नहीं लगता कि 100 के पार जाने वाली है। 95 से 100 के आसपास ही ये कट ऑफ रहने वाली है OTA की, है ना। ये सब चीजें आपको मैं इसमें बताने वाला था, एक ओवरव्यू था, इसको डिटेल्ड वीडियो में बना चुका हूँ पहले कि किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, आपको ये देख लेना चाहिए, है ना। तो ठीक है, IMA की ये रहेगी आपकी, INA ये, AFA, OTA मैन, OTA वुमेन की आपकी कट ऑफ ये रहने वाली है, आपको देख लेना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें इसके थी। अब हम आगे देखते हैं। देखिए जब आप इस कट ऑफ के अंदर अगर आप लाइक कर रहे हैं, आपके मार्क्स आपने अंदाजा लगा लिया होगा अभी तक, तो आप लोग सेफ हैं और आप अभी से अपनी SSB की प्रिपरेशंस कर सकते हैं, क्योंकि अगला स्टेप आपका SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। देखिए जो भी लोग इसमें पास होंगे, जैसे जो पुराने हैं, जो रिपीटर्स हैं, उनको तो पता होगा कि क्या प्रोसीजर रहता है। जो नए हैं उनको, जिनको नहीं पता है इस बारे में, जिन्होंने कभी पहले NDA का एग्जाम नहीं दिया था और अब वो CDS का एग्जाम जिन्होंने नहीं दिया अभी तक, जिनका पहली बार था, उनको बता दूं, अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं, रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, आपको तुरंत एक काम करना है। रिटर्न क्वालिफाई करते ही आपको ये काम करना है, आपको www.joinindianarmy.nic.in यानी कि ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना है, आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है। ज्वाइन इंडियन आर्मी, यहाँ पे लगा लेंगे www.joinindianarmy.nic.in। इस पे जाने के बाद आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, आपसे एक कैप्चा कोड डालने को बोलेगा। जब आप वो डालेंगे तो वहां पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में आने के बाद मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पहली बार दे रहे हैं, ठीक है, जो अब पहली बार SSB के लिए जाएंगे, जिन्होंने अभी तक आर्मी की साइट पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनकी बातें कर रहा हूं। तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे 2 तरीके की एंट्री देखने को मिल जाते हैं, एक ऑफिसर सिलेक्शन होता है और एक JCO OR एनरोलमेंट होता है। CDS एक ऑफिसर एंट्री है, तो आपको इसमें जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑफिसर एंट्री, अप्लाई या लॉगिन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप आएंगे इस इंटरफेस पे, यह आपका इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कराना है। जैसे आपको रिटर्न क्वालिफाई होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कराएंगे तो आपका SSB के लिए कॉल नहीं आने वाला है। तो आप इसमें पंजीकरण कराएंगे अपना। जिन लोगों ने करा दिया है वो
यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और अपना देख लेंगे। जो भी आपको उसमें अपडेट करना आप यहाँ पे जाकर के अपडेट कर सकते हैं। जिनका ये पहली बार रहेगा वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे कुछ चीजें यहाँ पे दी होती है, इन सबको पढ़ेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिया जाता है, नीचे आएंगे तो उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे और ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड भरना होता है, आधार कार्ड नंबर डालना पड़ता है और यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, अपने फादर्स नेम या गार्जियन जो भी है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, इस चीज को मेन ध्यान रखना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे जो चलता हुआ रहेगा। देखिए ईमेल एड्रेस की मैं बात करता हूँ, आप लोग वो ईमेल एड्रेस डालना जो आपने जो सीडीएस का फॉर्म भरा था वहां पे जो आपने ईमेल एड्रेस डाला था अपना वो, ठीक है, क्योंकि एक ही बार रजिस्टर होता है, इसके बाद आप इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते हो ईमेल आईडी को, है ना, यूजर नेम को आप चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए आप सोच समझ के डालना, ईमेल आईडी वही डालना, उसी ईमेल आईडी से रजिस्टर करना है जो आपने वहां पे यूज करी थी। क्योंकि अगर आप अलग से कर देंगे तो इसके चांसेस तो हैं कि आपको कॉल लेटर मिल जाएगा, क्योंकि कॉल लेटर आपके घर में भी भेजा जाता है, लेकिन फिर भी असुविधा से बचने के लिए आपको क्या करना है, यही ईमेल आईडी डालनी है जो आपने फॉर्म में डाली थी, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे आपको क्या भेजा जाएगा, ऑनलाइन कॉल लेटर भेजा जाएगा। अगर आप वो नहीं डालते हैं तो आपको हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। अगर आपका डिफरेंट ईमेल आईडी हो जाएगा, यूजर नेम अलग और यहाँ पे ईमेल आईडी अलग अगर हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको असुविधा का सामना करना पड़े। उससे बचने के लिए आपको यहाँ पे सेम आईडी डालनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको मैं बताना चाह रहा था। तो ये चीजें हैं। एसएसबी के लिए आपको कॉल लेटर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं एसएसबी डेट्स की बात करते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आएगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जिन्होंने करा रखा है पहले ऑलरेडी, उनको नहीं कराना है, उनका तो सब कुछ पहले से ही है। ध्यान रखना, ये रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, ये आपका परमानेंट रहेगा, उसके बाद चेंज आप इसमें नहीं कर सकते। फिर जो भी डिटेल्स होती है, बैंक डिटेल्स वगैरह आप डालेंगे। जिसका पहली बार रहेगा उनको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, जिसका पहली बार नहीं रहेगा उनको ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाता है। तो वो चीजें बात की बातें हैं, आपको एसएसबी के लिए इसमें रजिस्टर करा लेना है। तो बात करते हैं एसएसबी डेट्स की। आपको एसएसबी डेट्स कब तक देखने को मिल जाएंगी, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका रिजल्ट आता है 27 दिसंबर के आसपास, यानी दिसंबर के लास्ट वीक में आता है, तो उसके बाद आपके जो डेट्स हैं एसएसबी के लिए, सबसे पहले एएफए की डेट्स आएंगी, एयरफोर्स की डेट्स आएंगी, वो आपको एक महीने बाद लगभग देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें मोटा मोटा तो आपको जनवरी लास्ट में या फरवरी फर्स्ट में। एएफए की अगर मैं बात करूं, इसके लिए आपको जो एएफएचबी के लिए डेट्स मिलेंगी वो आपकी जनवरी लास्ट में या फरवरी फर्स्ट में देखने को मिल जाएंगी। इस टाइम पे आपको अगर सारे सर्कमस्टांसेस सही रहते हैं, कोविड जैसी कोई अन्य बीमारी नहीं आती है या कोविड इटसेल्फ नहीं आता है वापस से, तो यही एक आपका जनरल ट्रेंड रहा है कि एक महीने के अंदर, एक महीने के बाद वो आपको डेट देना शुरू कर देता है। सबसे पहले एएफए की 1 से 1.5 महीने के बाद, इसके बाद आईएमए की डेट्स आपकी आती हैं, तो आईएमए की भी आप लगा सकते हैं। मैं ये कर रहा हूँ जब आपके नॉर्मल सर्कमस्टांसेस चल रहे होंगे, कोई अगर ऐसी आपदा या विपत्ति ना आए, तो आईएमए की जो डेट्स आपको मिलेंगी वो आपको फरवरी में देखने को मिल जाएंगी। फरवरी मिड से आपकी एसएसबी के कॉल लेटर्स आने शुरू हो जाएंगे, अगर सब कुछ सही रहता है तो फरवरी के आसपास, यानी कि फरवरी में आप मान सकते हैं। ऐसे ही आईएनए के और ओटीए के हमेशा सबसे लास्ट में आते हैं। आप लगा सकते हैं रिजल्ट के लगभग 3 महीने बाद आपको ओटीए का देखने को मिलता है, 2.5 से 3 महीना, यानी कि हम मान सकते हैं कि ओटीए की जो डेट्स एसएसबी कॉल लेटर्स आपके आएंगे वो मार्च के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके पास काफी टाइम रहेगा, इसमें आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि आप इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के दायरे में आते हैं, वो आईएमए वाले हैं, भले कोई से भी हैं, वो भी एसएसबी की प्रिपरेशन अभी से तैयारी करना उस चीज की शुरू कर दीजिए, आपको ये जरूर काम आएगा, ठीक है। तो ओटी सबसे लास्ट में आएगा, मार्च के आसपास आएगा। आईएमए की आपको मिड फरवरी में देखने को मिल जाएगी। एएफए की आपको जनवरी या फरवरी में देखने को मिल जाएगी। ये सब चीजें आपको इसमें बताना चाह रहा था मैं एसएसबी डेट्स के बारे में, और रिजल्ट की डेट आपको बता दी गई है। तो यही एक्सपेक्टेड है अगर सारे के सारे सर्कमस्टांसेस नॉर्मल रहते हैं। तो अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। जैसे कि 2020 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे सीडीएस का रिजल्ट आया था, तो उसके बाद एसएसबी के जो कॉल लेटर्स आए थे वो काफी लेट हो गए थे, क्योंकि लॉकडाउन एंड ऑल ये सब कुछ चीजें हो गई थी, जिस वजह से सारा का सारा जो बैच था वो गड़बड़ा गया था, और काफी लेट लगभग 6 महीने बाद भी आपको कॉल लेटर्स देखने को मिले थे उसमें। तो ये सब चीजें थी। आप जो अभी सीडीएस का एग्जाम देके आए हैं उसके बारे में आगे और क्या आपको करना चाहिए उसके बारे में था, एसएसबी डेट्स और रिजल्ट की डेट्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एफकेट के बारे में, जो कि आपका एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। जिन लोगों का सीडीएस का एग्जाम अच्छा हो गया था उनके लिए भी, जिनका नहीं हुआ था उनके लिए एक और निराश उनको नहीं होना है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, एफकेट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये भी एक ऑफिसर एंट्री है, लेकिन केवल और केवल आपकी एफकेट एयरफोर्स के लिए होती है। इसमें क्लास 1 या ग्रुप 1 गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए एंट्री देखी जाती है या उनके लिए होती है। सीडीएस के थ्रू आप तीनों सेनाओं में जाते हैं,
जाते हैं, लेकिन एफकेट केवल और केवल एयरफोर्स के लिए होता है। इसमें ये तीन, ये देखिए ये आपकी एफकेट एंट्री है, ये आपका एग्जाम होता है। आपको पहले बता दो, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स। अगर आपके 60% मार्क्स हैं तभी आप इस फॉर्म को भरें, अन्यथा आप ना भरें, क्योंकि बाद में आपको बाहर किया जा सकता है। इसीलिए आप 60% अगर आपके हैं तो उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरेंगे और इसको क्या करेंगे, आप लोग अप्लाई करेंगे इसके लिए। देखिए इसमें 3 ब्रांचेस आपको देखने को मिलती हैं, एक फ्लाइंग ब्रांच होती है और ग्राउंड ड्यूटी होती है। ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 ब्रांच आपको देखने को मिल जाती हैं। तो एफकेट एंट्री के थ्रू आपको ये 3 ब्रांच देखने को मिलेंगी, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में क्या आता है आपको पता है, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये मैकेनिक्स वाले भी हो सकते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी हो सकते हैं। ऐसे अगर फ्लाइंग की बात करो तो एक एंट्री और होती है जो एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है, इसकी डायरेक्ट एसएसबी आती है, जिनके पास एसएसबी पहले से इन्होंने करी होती है उनके लिए डायरेक्ट एंट्री आती है फ्लाइंग के लिए। ये एफकेट के थ्रू नहीं है, एनसीसी डायरेक्ट एंट्री है। और ऐसी मेट्रोलॉजी एंट्री होती है, जिसका भी होता है। तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए इसका एग्जाम होता है। फिलहाल हम एफकेट एंट्री की बात करें, एफकेट एंट्री इन तीनों के लिए होता है, फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। और इसमें ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, इनके लिए होता है। देखिए एफकेट एंट्री के थ्रू अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाते हैं तो वो एसएससी होता है दोनों के लिए, मेन वुमेन दोनों के लिए। हाँ आपको बता दूं, अनलाइक सीडीएस में आप केवल ओटीए के थ्रू उसमें वुमेन जा सकती हैं, लेकिन एफकेट में वुमेन और मेन दोनों जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्लाइंग देखिए, फ्लाइंग में क्या होता है, फ्लाइंग एसएससी फॉर मैन, एसएससी मतलब क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है, एसएससी मतलब है शॉर्ट सर्विस कमीशन। यानी कि आपको पता होगा मिलिट्री में 2 तरह के कमीशन होते हैं, एक परमानेंट कमीशन होता है और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। तो फ्लाइंग ब्रांच में अगर आप जाते हैं तो आपका यहाँ पे एसएससी होता है, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, मैन वुमेन दोनों के लिए होता है। अगर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आप जाते हैं तो मैन के लिए परमानेंट कमीशन है, लेकिन उसके साथ साथ मैन और वुमेन दोनों के लिए यहाँ पे एसएससी भी देखने को मिल जाता है। यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप उस फॉर्म में प्रेफरेंस देंगे अपनी, है ना। प्रेफरेंस में आप जो भी पहले देंगे, चाहे तो आप एसएससी भी दे सकते हैं अपना प्रेफरेंस, चाहे तो आप पीसी भी दे सकते हैं मेन के लिए, लेकिन वुमेन के लिए केवल और केवल एसएससी का ऑप्शन होता है वहां पे, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन का ऑप्शन होता है। जो मेन कैटेगरी के लोग हैं वो लोग पीसी पहले दे सकते हैं, एसएससी भी पहले दे सकते हैं। सेम यहाँ पे होता है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए परमानेंट कमीशन उपलब्ध है मेन के लिए, और मेन के लिए दोनों उपलब्ध है, पीसी भी उपलब्ध है, एसएससी भी उपलब्ध है, लेकिन वुमेन के लिए एसएससी उपलब्ध है। मेन के लिए अपॉर्चुनिटी है, उनके पास एक मौका है कि फॉर्म भरते टाइम वो पहले क्या प्रेफर करते हैं, जो भी पहले प्रेफर करेंगे उनको वो ही दिया जाता है, ठीक है। आपके सामने ये प्रेफरेंस होती है, वुमेन के लिए ये प्रेफरेंस नहीं होती है, वुमेन के लिए केवल और केवल क्या होता है, एसएससी होता है। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको फॉर्म भरते टाइम क्या करना होता है, प्रेफरेंस भरनी पड़ती है, उस हिसाब से आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है भविष्य में। अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू जाते हैं फ्लाइंग में, तो वहां पे मैन के लिए पीसी देखने को मिल जाता है, परमानेंट कमीशन, मैन वुमेन, मैन के लिए दोनों देखने को मिल जाएंगे वहां पे, वुमेन के लिए तो फिर भी एसएससी ही है, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही काम किया जाता है ना। ये सब चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। अब एसएससी में क्या होता है, आपकी 14 ईयर्स की इसमें सर्विस होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन में, यानी कि 10 ईयर्स की होती है और उसको एक्सटेंड करके 4 साल तक और किया जा सकता है। 14 साल तक आप एसएससी के थ्रू सर्विस करते हैं, लेकिन पीसी में ऐसा नहीं होता है, पीसी में आपको परमानेंट करना पड़ता है। ये सब चीजें, ये आपकी एंट्री थी, मैंने इसमें ब्रांच बताई आपको एफकेट एंट्री के थ्रू, ये 3 तरीके की ब्रांच इसमें देखने को मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें ना मेन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, बहुत सब चीजें नहीं, आप इसका पीडीएफ अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम उतनी चीजें नहीं पढ़ेंगे, जो आपका मेन है वो बताने का ट्राई करता हूँ। एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, सबसे पहले आप इंडियन होने चाहिए, जाहिर सी बात है। एज क्राइटेरिया, सबसे मेन इसमें एज का ही है। देखिए अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हैं एफकेट के थ्रू, या एनसीसी स्पेशल एंट्री किसी भी के थ्रू जा रहे हैं, हम यहाँ पे एफकेट की बात कर रहे हैं ये, लेकिन एनसीसी के लिए भी है। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाते हैं तो आपकी जो एज है 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए, 24 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एज की बात करो, ग्राउंड ड्यूटी में अगर आप जा रहे हैं, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, तो आपकी 26 साल, 2 साल ज्यादा होता है यहाँ पे, 20 से 26 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तब आप उसके लिए एलिजिबल हैं एज क्राइटेरिया के आधार पे। अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए फ्लाइंग ब्रांच की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैंडेटरीली पास होना चाहिए मैथ्स और फिजिक्स 10+2 लेवल पे, यानी कि 12th क्लास में उनका क्या होना चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, और दोनों में 50% मार्क्स उनके ईच आने चाहिए, यानी कि मैथ्स में 50% मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स में 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके उसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जो कि 60% मार्क्स का होगी। अब ग्रेजुएशन आपने बीए बीएससी कुछ भी किया हो सकता है, या फिर उसके बाद आप बीई बीटेक वाले भी हो सकते हैं, 4 साल का ग्रेजुएशन, यानी कि मिनिमम 3 साल वाला ग्रेजुएशन इसमें मांगा जाता है। ये आपके लिए मैंडेटरी है, उसके साथ साथ ये तो मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे तो आप
आप कुछ और करें या फिर बीए बीटेक करें, ये सब चीजें इसमें मैंडेटरी है, लेकिन दोनों में ही आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके आप क्या है एलिजिबल है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, वरना आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, हमने देखा था ग्राउंड ड्यूटी में दो है, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। अगर नॉन टेक्निकल की बात करता हूं तो इसमें देखिए अलग अलग देखने को मिलते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, नॉन टेक्निकल में क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है, ऐसे लॉजिस्टिक्स वाले आते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आती है इसमें, एजुकेशन होता है, इन सब चीज के अलग अलग होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो 10+2 पास होना चाहिए और ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 3 साल वाला ग्रेजुएशन होना चाहिए उसका, 4 साल वाला भी चल सकता है जैसे बीई बीटेक होता है, तो यहाँ पे 3 साल वाला मिनिमम ग्रेजुएशन उसको होना चाहिए, या उसमें भी 60% होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, या फिर जो ये चीजें हैं क्लियर सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। तो ये चीज भी, ये जो एग्जाम है ये भी इनका क्लियर होना चाहिए। इनका एग्जाम होता है ये इंजीनियरिंग वालों का, तो ये भी उनका होना चाहिए, ठीक है, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। और ऐसे में अगर एजुकेशन वाले की बात करूँ, क्योंकि एयरफोर्स में एजुकेशन सेक्टर भी होता है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो 10+2 होना चाहिए, सेम यही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए, लेकिन 50% मार्क्स पीजी में होने चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं है, पीजी है, ठीक है, पीजी में 50% मार्क्स होने चाहिए, यही सब चीजें इसमें 60% मार्क्स उसके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। सेम है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं देखने को मिलता है। मोटी मोटी सी बात यह है कि आपका 10+2 होना चाहिए और साथ में ग्रेजुएशन 60% के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करूं तो सेम वही है जैसा वहां पे था, 50% मार्क्स फिजिक्स से मैथ्स में होने चाहिए 10+2 लेवल पे, और 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए आपको, या फिर कुछ पीजी भी हो सकता है। ये सब चीजें टेक्निकल के लिए, टेक्निकल के लिए क्या था आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो सकता है आपका, मैकेनिकल में भी हो सकता है, कहीं पे भी आपकी वो डिग्री होनी चाहिए, और फिजिक्स और मैथ्स में 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आगे बात करूं सिलेबस की, लास्ट में मैंने पिछले वीडियो में आपको सिलेबस वैसे बता चुका हूं इसके बारे में, लेकिन एक बार लास्ट में एक ओवरव्यू दे देता हूं सिलेबस के बारे में। एफएड का सिलेबस क्या होता है, देखिए 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश होता है। रीजनिंग में आपके ये 6 टॉपिक्स होते हैं जिसके बाहर से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। पिछले वीडियो में इसमें डिटेल में बात कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे केवल ऐसे ही। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में ये आपके टॉपिक्स है, 9-10 टॉपिक्स है, इनके अलावा बाहर से नहीं देखने को मिलेगा। जीके में ये सब कुछ और इंग्लिश में ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, YouTube पर ही हम इसी चैनल पे इस मंडे से जो आने वाला है 2-3 दिन के बाद, उस मंडे से आपकी फ्री क्लासेस चलाएंगे जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। आपको कहीं यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प की जरूरत है और आपके पास इतना पैसे नहीं है कि आप कहीं से कोर्स खरीद सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पे हम लोग कराएंगे, हम लोग भी इसी फेज से निकले हुए लोग हैं, हमें भी इस चीज का एक्सपीरियंस है, हम अभी भी ये सब चीजें करते हैं, तो हम इस चीज की तैयारी आपको कराएंगे। और फर्दर आपको एसएसबी की कुछ गाइडेंस भी हम आपको दे सकते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। देखिए अल्टीमेटली एसएसबी में आपकी पर्सनैलिटी काम आने वाली है और कुछ काम नहीं आएगा, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपको खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ी बहुत गाइडेंस हम आपको यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से हम तैयारी कराएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा मैं इसमें नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप देख के खुद ही पाएंगे कि हाँ आपको कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ है। ये हमारा क्लास का शेड्यूल रहेगा, आपके सामने रख देता हूं मैं। हम 2 लोग हैं, हम 2 लोग इसको पढ़ाएंगे इसमें, एक मैं अमित पांडे मेरा नाम है और विक्रम सर इसमें आएंगे। हम 2 लोग इस शेड्यूल को पूरा कराएंगे आपका। मंडे से हम शुरू करेंगे, यानी कि 2 दिन बाद जो मंडे आने वाला है, इसमें देखिए क्या किया जाएगा। 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके। जो जीके वाला सेक्शन है इसको पढ़ना बेहद जरूरी है। जीके में आपका स्टैटिक पार्ट बहुत पूछता है और जो इस चीज को कवर कर लेगा उसका पेपर निकल ही जाएगा, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। स्टैटिक पार्ट पूछता है, वर्ल्ड का स्टैटिक पार्ट पूछता है, वो आपको कराया जाएगा। मंडे से डेली आपकी शाम को 4 से 5 बजे ये लाइव क्लास रहेगी और आपको इसमें आना है, कैसे भी करके आना है, ठीक है। आप भले लाइव ना भी देख पाए तो रिकॉर्डेड आपको देखना है, लेकिन आपको इसको आना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है आपके फरवरी के एग्जाम के लिए, जो आपकी डेली चलेगी। एक दिन विक्रम सर आएंगे, एक दिन मैं आऊंगा, एक दिन विक्रम सर, एक दिन मैं आऊंगा। तो इस तरीके से डेली आपकी क्लास होगी, 4 से 5 लाइव क्लास होगी। आपको ये टाइम रिमाइंडर में सेट कर लेना है। उसके बाद हम डेली आपको क्या किया जाएगा, 12 बजे दिन में रिकॉर्डेड फॉर्म में एक दिन मैथ्स क्लास दी जाएगी और एक दिन रीजनिंग की क्लास दी जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, डेली जो दिन में आपको एक दिन मैथ्स की क्लास मिलेगी और एक दिन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, जीके केवल और केवल लाइव होगा जीके, बाकी सारा का सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को मिलेगा। मैथ्स आपकी लाइव नहीं रहेगी, रिकॉर्डेड रहेगी, रीजनिंग भी रिकॉर्डेड रहेगी। तो डेली आपको 12
बजे मिलेगी, यानी कि एक दिन मैथ्स मिलेगा, एक दिन रीजनिंग मिलेगा, एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग। जैसे मैथ्स का सेक्शन कवर किया जाएगा विक्रम सर के द्वारा, रीजनिंग का सेक्शन कवर किया जाएगा मेरे द्वारा, है ना। तो ऑल्टरनेट डेज में आएगा, एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग, इस तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन जीके आपका डेली चलेगा, इसको आपको नहीं छोड़ना है, इसको डेली आपको देखने के लिए आना है 4 से 5 शाम को। और जो इंग्लिश का सेक्शन है, देखिए इंग्लिश के लिए मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के लिए आपको थोड़ा बहुत खुद तैयारी करनी पड़ेगी। अभी से आप इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं, लास्ट में जनवरी के टाइम पे हम इसको स्टार्ट करेंगे। मैं शुरू करूंगा जनवरी के टाइम पे आपके लिए इंग्लिश, जिसमें आपको केवल और केवल प्रैक्टिस कराऊंगा 1 से 1.5 महीना पूरी। 1 से 1.5 महीना आपको केवल और केवल प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चंस की रिवीजन कराऊंगा एक तरीके से पूरा इंग्लिश का। इसको हम जनवरी में ही शुरू करेंगे, अभी शुरू नहीं करेंगे। लेकिन आपको चिंता नहीं करना, जितनी भी हम प्रैक्टिस करेंगे वहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तब तक आपको क्या करना है, ईडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरीज, ये सब चीजें आपको पढ़ के रखनी है, आपको याद करना है डेली। डेली 10-10 याद करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो इंग्लिश का सेक्शन हम लोग जनवरी में शुरू करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसमें केवल और केवल रिविजन करेंगे, ठीक है। इसकी चिंता आपको नहीं करनी, बहुत ईजी इंग्लिश आती है, कोई टफ नहीं आती है। आपको केवल जीएस में ध्यान देना है, जीके में, और जीके 4 से 5 ध्यान रख लीजिए, रिमाइंडर सेट करिए। इस टाइम पे 4 से 5 हम लोग इसमें लाइव क्लास लेंगे, जो कि हम लोग डेली लेंगे। एक दिन विक्रम सर, एक दिन मैं, एक दिन विक्रम, एक दिन मैं, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग आपको ऑल्टरनेट डेज पे मिलेगा, 12 बजे दिन में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा आपको। मैथ्स एक दिन, अगले दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स विक्रम सर के द्वारा मिलेगा, रीजनिंग मेरे द्वारा दिया जाएगा। तो ये चारों सब्जेक्ट आपके बहुत बढ़िया तरीके से कवर किए जाएंगे। इसके बाद आखिरी टाइम पे आपको इसके लिए बिल्कुल फुल प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको मॉक टेस्ट हमारे द्वारा दिए जाएंगे। कुछ अलग से हम लोग इसमें ऐसा कुछ करेंगे कि आपका रिवीजन पूरा का पूरा हो जाएगा और आप बिल्कुल फुल फ्लेजेड तैयारी के साथ एफकेट का एग्जाम देने जाएंगे और उसे क्लियर करके आएंगे। यही हमारी आपसे क्या है, एक हमारी तरफ से आपके लिए एक प्रयास रहेगा बहुत, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। ये सब उन सब लोगों के लिए जो लोग बाहर पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, अलग से कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी हमारे द्वारा। इसके बाद AFSB के लिए भी आपको हमारी तरफ से गाइडेंस दिया जाएगा। तब तक CDS की SSB आ जाएंगी आपकी, और उसके लिए भी आपको हमारी तरफ से गाइडेंस दी जाएगी। उसके बाद 2 महीने बाद आपका CDS का एग्जाम भी होने लगेगा, उसके लिए भी हम आपको प्रैक्टिस यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मंडे को, जो कि सबसे पहले आपकी आएगी मैथ्स या रीजनिंग क्लास आएगी, और उसके बाद शाम को 4 या 5 बजे की आएगी आपकी जीके लाइव रहेगी। आपको उस समय पे उपलब्ध रहना है, अवेलेबल रहना है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी को मंडे को लाइव क्लास में और रिकॉर्डेड क्लास में, दोनों में मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़ेंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफी कुछ आपको यहाँ से जानने को मिला होगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो फिर मिलते हैं आपको, तब तक जय हिंद, जय भारत।